अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। ख़बर यह है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात की ख़बरें थी उस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त हुई है और ख़बर ये आ रही है कि हुकूमत और PTI के दरमियान कुछ बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। लेकिन अंसार अब्बासी साहब की ख़बर के मुताबिक ये भी बड़ा डिपेंड करता है इन बैकडोर राब्तों के एक्चुअल मुज़ाकरात में तब्दील होने पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एटीट्यूड और उनका सियासी रवैया कैसा होता है। अब शहजाद इकबाल साहब ने भी इस सिलसिले में ख़बर दी है और वो ये बताते हैं कि तमाम फरीकैन, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझते हैं, उनको इदराक है कि मुज़ाकरात ही जो सियासी बहरान और तमाम तर मसाइल हैं इस वक्त मुल्क के, उनका हल है। और ये भी उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत भी इस बात के ऊपर तैयार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कर लिए जाएँ। लेकिन मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत चाहती है कि खान साहब से मुज़ाकरात हों तो सही, लेकिन खदशा ये है कि खान साहब निज़ाम या कुछ शख्सियात हैं जिनके लिए ख़तरा बन सकते हैं अगर उनको रिलीफ मिला तो ये इत्तफ़ाक़ या ये रज़ामंदी खान साहब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चाहते हैं कि अगर रिलीफ मिलता है PTI को या खान साहब को तो उसके बाद वो 2-3 साल तक हुकूमत के लिए, निज़ाम के लिए कोई ख़तरा नहीं होंगे और साथ ही साथ जो एहतजाज, लॉन्ग मार्च, इस टाइप की कोई कॉल नहीं देंगे। अगर ऐसा होता है, यानी खान साहब की तरफ से अगर कोई इस तरह का पॉजिटिव सिग्नल दिया जाता है और बात आगे बढ़ती है और मुज़ाकरात होते हैं, तो फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर भी गौर किया जा सकता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर भी बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं जो अपने तज्ज़ियाकारों के सामने भी रखेंगे। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है दूसरी, और वो ये है कि May 9 के मुजरिमान को सज़ाएं सुना दी गई हैं। 25 मुलजिमान हैं जिनके ऊपर आज जिनको सज़ाएं सुना दी गई हैं बाकायदा तौर पर मिलिट्री कोर्ट से। अब हम ये भी सुन रहे हैं हुकूमती वज़रा की ज़बान से कि जो सिलसिला अब आगे चला है ये मास्टरमाइंड्स, और अता तारर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि इमरान खान तक जा सकता है। एक तरफ बैकडोर चैनल से राब्ते, मुज़ाकरात की ख़बरें, दूसरी तरफ 9 मई में पेशरफ्त हो रही है। ये सब कैसे सेट इन करेगा, अपने तज्ज़ियाकारों से समझते हैं। सवाल कुछ यूँ कि हुकूमत और PTI के दरमियान जो बैकडोर राब्ते हैं वो सियासी बहरान को हल करने का क्या ज़रिया बन सकते हैं, ख़ासकर ये जो 9 मई का आज पेशरफ्त हुई है इसके सिलसिले में या इसके तनाजुर में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़खर दुरानी साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब और बेज़ी शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आप सबसे पहले बताइएगा, क्या समझते हैं आज की डेवलपमेंट में ये जो राब्ते या बातचीत आगे बढ़ने के मामलात हैं ये बैठते हैं? शुक्रिया अलीना। देखें, पहली बात तो ये है कि जमहूरियत में ये सारी चीज़ें मुमकिन होती हैं अगर हम माजी से ही अपनी जो मिसालों से सीखते हैं। जब ये इमरान खान की हुकूमत थी उस टाइम हमने देखा कि हुकूमत के साथ ये जो उस टाइम PDM की जमातें थी वो मुज़ाकरात का भी वो करती थी और उसके साथ साथ जो हुकूमत गिराने के हवाले से या इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो उसके हवाले से भी मुतहर्रिक थी। तो ये मामलात इस तरह के चलते रहते हैं और मेरा ख़्याल है कि यही जमहूरियत की सबसे बड़ी जो खूबसूरती होती है कि मुज़ाकरात हमेशा उसके दरवाजे बंद नहीं किए जाते। लेकिन इमरान खान जो है वो एक्सेप्शन है। हमने देखा है कि वो बाकी जो सियासी जमातें और जो जमहूरियत इसका हिस्सा हैं वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ जो है उनका एक्शन और रिएक्शन होता है किसी भी मामले के हवाले से। तो ये जो अंसार अब्बासी साहब की ख़बर है इसमें ज़रूर कोई ना कोई जो है मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि सदाकत है कि कोई ना कोई पेशरफ्त हो रही है मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन सवाल ये है कि ये जो अब 9 मई के हवाले से मुल्ज़मान का जो अब 25 का जो वर्कर्स थे PTI के, हालांकि वो आम वर्कर्स थे, उनको सज़ा हुई है, कोई किसी PTI के लीडरान को अभी तक नहीं हुई और ना ही कोई जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का कोई लीडर ऐसा है जिनका कोई मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा है, उसकी और जो है कुछ दीगर वजूहात हो सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे शायद PTI एक कदम जो है वो पीछे आएगी और जो एक जारहाना रवैया है PTI की तरफ से ये इस हुकूमत के हवाले से, या फिर हम अगर देखें कि पिछले 2-3 दिन से एक बार फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो एक मुहिम चलाई जा रही है, ख़ासतौर के ऊपर जो पाकिस्तान के ऊपर ये जो पाबंदियाँ लगी हैं उसके बाद, और फिर उसके साथ साथ जो रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से जो PTI के जो बाहर बैठे हैं, ख़ासतौर पे जो PTI के अमेरिका की जो एक वो पार्टी के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें एक साथ ही चल रही हैं। एक जो इनकी तरफ से जो सख्त रद्द अमल है वो भी ख़ास तौर पे, और फिर उसके साथ साथ ये मुज़ाकरात की भी बातें चल रही हैं। यहाँ पे जो मौजूदा जो क़यादत है वो तो पहले दिन से ही यही चाहती है कि मुज़ाकरात हों, क्योंकि अब थक चुकी है। जो ख़ास तौर पे
अभी यहाँ पे दस्तयाब एक जो PTI की क़यादत है वो मज़ीद ना तो ये इस तरह के एहतजाज, ना तो इस तरह के धरने वो अफोर्ड कर सकते हैं, गिरफ्तारियाँ उनके ख़ानदानों के या फैमिली के ऊपर ये छापे इस तरह, तो ये तो अब पहले भी चाहते थे मुज़ाकरात हों, अब भी चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान भी मुज़ाकरात चाहते हैं या नहीं चाहते। उसके हवाले से मैं अब भी ये समझता हूँ कि इमरान खान संजीदा नहीं है ये ख़ास तौर के ऊपर ये जो सियासी जमातें हैं इनके साथ मुज़ाकरात करने के हवाले से। अब भी इमरान खान यही चाहते हैं कि जिनके पास इक़्तिदार है या जिनके पास ताकत है वो हामी भरेंगे, उनके साथ ही ये बातचीत करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाके कोई संजीदगी से इस हवाले से कोई इसकी पेशरफ्त या कोई इसका कोई नतीजा निकल सकता है। इरशाद भट्टी साहब, एक तरफ तो खबरें ये आ रही हैं और आप बल्कि इसके ऊपर बेहतर तरीके से अगर आपकी भी कोई खबर है तो बता सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंगेजमेंट या मुज़ाकरात करने के लिए, बातचीत करने के लिए। दूसरी जानिब फिर फ़ौजी अदालतों से फ़ैसले भी आए हैं आज, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इमरान खान या फिर दीगर सीनियर लीडरशिप की तरफ पॉइंट आउट करती है। ये किस तरफ मामला जा रहा है और इससे क्या सोच पाई जा रही है? मैडम शेख, आप पे दुख हो रहा है मुझे और तकलीफ़ हो रही है और गिला है आपसे दिल से। क्यों सर? लेकिन उस दुख, तकलीफ़ और गिले पर मैं बाद में आता हूँ, आपकी मासूमियत पर। हालांकि आप माशाल्लाह आपको कबल अज़ मसीह की बातें भी याद रहती हैं, लेकिन चूँकि अगला फ़रीक इरशाद भट्टी हो तो फिर तो जुल्म व सितम होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैडम शेख मैं 9 मई पर बात करना चाहता हूँ। 9 मई पर ना माफ़ी तलाफ़ी का कोई रास्ता निकला, ना जुडिशल कमीशन बना, लेकिन अच्छी बात है कि मामला आगे बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट की मशरूत इजाज़त के बाद 85 मुल्ज़मान में से 25 को सज़ाएँ सुनाई गई हैं पहले मरहले में। अब ये सब जेलों में जाएंगे, मुलाकातें आसान हो जाएंगी, अगली अदालतों में जाएंगे, अपीलें कर सकेंगे, और जो साल सवा साल से एक स्टक का सा मामला हुआ था वो उससे आगे निकला है। और ये बाकी अगले मुल्ज़मान आएंगे, फिर इसी तरह आगे आएंगे। तो हाँ, अलबत्ता ये दुख ज़रूर है कि ये आम बच्चे हैं और वो हैं जो अब इनको अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो अगर हुकूमत का या दूसरे फरीकों का सुना जाए तो एक बयानिए की भींट चढ़े हैं, सियासी बयानिए की। अगर इस तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होकर वो उनको ये सज़ाएं मिली हैं। तो इनके ख़ानदान और इनके ज़ाहिर है ये इनमें से कई ऐसे हैं जिनका मुस्तकबिल भी है, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके बड़े ख्वाब भी थे। तो ये अलबत्ता दुख है कि हम सम टाइम हमारी सियासी जमातें और हम सारे जो मिल के हैं बहुत सारा मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है। तो बहरहाल अच्छी बात है, इस बात आगे बढ़ी, एक मामला जो स्टक हुआ था उससे निकला। अब जो आपसे दुख है, तकलीफ़ है, गिला है, वो ये है मैडम शेख कि काश मैं बड़ा कोई होता, यानी मुझे कहानी बनानी आती, काश मैं कोई बहुत बड़ा एक ख़ास किस्म की थोड़ी सी चीज़ को बहुत बड़े बड़े फ्लैश अंदाज में तस्वीरों के साथ मेरा भी कुछ छपता, या काश कोई आप भी मुझे अपोजिशन में हमेशा ना रखती। तो आपको मैंने बता दिया था, बल्कि हमारा पूरा इस पे कि बैकडोर चैनल चल रहे हैं, और उस दिन खैर से फ़ख्र दूसरी तरफ था। बैकडोर चैनल चल रहे हैं, माहौल संजीदा है। 2027 तक का इलेक्शन, कबल अज़ वक्त इलेक्शन पे बात हो रही है। नवाज शरीफ ने ओके कर दिया है ये, और तमाम फ़राकीन, तमाम फ़रीक़ैन, तमाम स्टेक होल्डर संजीदा हैं, वन पेज पे हैं ये पूरा इस पे। और इसको सेकंड किया था उस दिन, बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए मैंने शुरू में आपको ये कहा। लेकिन चूँकि लेकिन वो कभी भी आपने ये नहीं कहना कि आप तो इस हवाले से बात कर चुके थे, तो या अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी तीसरा नाम नहीं लेना। और चूँकि मुझे इसमें दिलचस्पी भी नहीं होती कि कोई सारी उम्र इतनी ख़बरें हैं, इतनी चीज़ें हैं, इतनी आँखों के सामने और इन सारों के, लेकिन चूँकि मुझे फोकस नहीं होता और मैं उसमें पढ़ता नहीं हूँ। आपसे दुख इसलिए रहता है कि आपका भी फोकस नहीं होता। नहीं, यानी मेरा तो होता नहीं है, आपकी बात सर आंखों पे। मिशन इम्पॉसिबल है मैडम शेख, मिशन इम्पॉसिबल है मुज़ाकरात, और बड़े पुल सरात हैं, उस दिन भी बताया था। माहौल बनाया जा रहा है और तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर रहें, ये बनाए, इसका सोचा जा रहा है। अब इस थोड़ी सी में बहुत सारा देख लीजिएगा, कल को
यही आप रिपीट में देखिएगा, क्योंकि अब तो ऐसे ही मेरा हो गया कद के मैं रिपीट ही चलता है। तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर रहें, ये इसके हवाले से बात की जा रही है। इत्माद एक दूसरे पर बहाल रहे, इस पर बात हो रही है, इस पे काम हो रहा है। दोनों तरफ की शराइत का दरमियानी रास्ता निकले। और इमरान खान फैक्टर, अब ये ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान की गारंटी या इमरान खान का फैक्टर, मुस्लिम लीग हार्ड लाइनर्स। अब जो हुकूमती ज़बानें आग उगल रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है, जो जुगतें तंज किए जा रहे हैं वो, और जो इमरान खान के बराए मेहरबानी थोड़ा सा अपने धीमे में चलें, वो इस पर भी काम हो रहा है। बैरिस्टर गौर 2 मरतबा इमरान खान से मिल चुके हैं। दोनों मरतबा इमरान खान से उनसे मिलने की मेन वजह थी कि माहौल को थोड़ा सा कूल डाउन करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हार्ड लाइनर सोशल मीडिया से हल्का सा पीछे हटी है, हल्का सा चीज़ों को उनको बेहतर करने लग गई और अपनी खुद एहतसाबी की बात पे आ गई है। अली अमीन गंडापुर से बैरिस्टर गौर मिले और उन्हें कहा कि आप भी थोड़ा सा मेहरबानी करें। अब मैडम शेख, आपको बहुत ज़्यादा कुछ इस पे मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि अभी बहुत कुछ दरमियान में है और सिचुएशन कहीं भी हो सकती है, लेकिन 2 चीज़ें आपको बता के जा रहा हूँ। इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी है इतवार से, तो अगर ये कॉल मुअख्खर हो गई, नंबर 1, और अगर जिसके चांसेस हैं कि 190 मिलियन पाउंड का सोमवार वाले दिन या दिसंबर की बजाय जनवरी में फैसला सुनाया गया, तो समझिएगा बात आगे बढ़ी है। और अगर ये सिविल नाफरमानी की कॉल रही और 23 दिसंबर को वो जो है इसका 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ गया, तो समझिएगा स्टक हो गया। लेकिन ये आगे जाएगी। मेरी राय जो अभी तक मुझे जो ऐसा लग रहा है इस्लामाबाद की हवाओं फिजाओं में, कि ये दिसंबर में फैसले नहीं सुनाया जाएगा 190 मिलियन पाउंड का, आगे जनवरी में जाएगा। और इसके हवाले से अभी बातें भी की जा रही हैं कि चूंकि फ़ैसला महफूज है तो बड़ा लंबा लिखना है, तो लेकिन बहरहाल ये नेगोशिएशंस और बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से बहुत कुछ है। और इमरान खान साहब की एक डिमांड भी हवाओं फिजाओं में है कि बुशरा बीबी को सज़ा ना हो। तो अब देखते हैं ये सारा मामला किस तरफ जाता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, हल इसी में ही निकलना है, बातचीत में। और अच्छी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने हुकूमत को माना है। अच्छी बात है कि मुज़ाकरात बैकडोर कोशिश हो रही है। अच्छी बात है कि हुकूमत ने कुछ थोड़ी सी संजीदगी दिखाई है इस मरहले तक, और अच्छी बात है कि सारे फरीकैन 1 पेज पे हैं। सिर्फ ज़मानत वाला बता दें, क्योंकि आपने भी हमें यही बताया था और जो बातें हो रही हैं अभी वो भी यही हो रही हैं कि खान साहब से गारंटी चाहते हैं कि वो अगले 2-3 साल हुकूमत को तंग नहीं करेंगे। फिर खान साहब ऐसी गारंटी दे देंगे और उन्हें देनी चाहिए? इमरान खान 1 एंड ओनली हैं इस पाकिस्तान में, जिस तरह मैं हूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और आपको पता चल गया होगा एक छोटे ही सतह पे मुझे भुगत के कि इमरान खान कितनी बड़ी सतह पे 1 एंड ओनली है। तो इशू ये है मैडम शेख कि यस, बहुत सारी चीज़ें हैं एट ए टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास माइक है, आप कहते हैं, आप मुझे कई मरतबा भी कह चुकी हैं कि ज़रा जवाब को मुख्तर रखा करो वरना मुझे काट दूँगी, और अक्सर आप फिर जब मैं नहीं मुख्तर रखता तो आप काट देती हैं। तो ये जो काटने की सलाहियत है ना, इस वजह से कि अगर आपने ये ना किया तो फिर ये भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है अगर इस मरहले से आगे बात निकल गई तो मुझे उम्मीद है चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बेहतरी की तरफ जाएंगी, यानी खान साहब ये ज़मानत दे सकते हैं? जी 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 जी। इंटरेस्टिंग। बेनज़ीर, रिपोर्ट कार्ड के इमरान खान क्या कह रहे हैं ये तो आपने सुना ही, लेकिन मुझे ये बताएं आप इसको किस तरह से देखती हैं? क्या आप समझती हैं कि अभी जिस तरफ मामला जा रहा है कुछ ना कुछ दरमियान में लचक निकल आएगी?
अलीना, मैं ज़रा थोड़ा सा वक्त लेके आज जो फैसला आया फौजी अदालतों की तरफ से उस पर बात करना चाहूँगी। तो और मुझे पता है ये भी कि हम लोग इस शो पे बहुत बार इस पे बात भी कर चुके हैं फौजी अदालतों के बारे में, लेकिन मैं दोहराना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया पिछले साल अक्टूबर में कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में नहीं आम अदालतों में होना चाहिए, उसमें जो मेजॉरिटी जजमेंट थी उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी शामिल थी। और बाद में उनका एक अलग से एक नोट भी आया जिसमें उन्होंने अपनी डिटेल रीजनिंग दी कि किस वजह से उनको लगता है कि ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल नहीं होता फौजी अदालतों में। तो मैं आज वो दोबारा पढ़ रही थी और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ मिसालें दी। एक तो उन्होंने बताया कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि कितने लोग हैं जो फौज की हिरासत में हैं जिनका ट्रायल होना है। वो बेसिक इंफॉर्मेशन जो थी पब्लिक डोमेन में नहीं थी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास नहीं किया पिछले साल कि ये लिस्ट लाएं और हमारे सामने लाके रखें कि ये जो 103 या 108 लोग हैं ये हैं कौन, ये कितने लोग हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं थी जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया। उसके बाद वो उसमें ये बताती हैं कि जो आर्मी एक्ट के रूल्स हैं उसके मुताबिक जो जजमेंट देते हैं फौजी अदालतों में, रूल्स कहते हैं कि उनको डिटेल रीजनिंग देने की भी जरूरत नहीं है, मतलब कि जजमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं है कि किस वजह से वो इस नतीजे पे पहुंचे। सिर्फ वो ये लिख सकते हैं गिल्टी नॉट गिल्टी। मतलब अक्सर होता ये है फौजी अदालतों में खाली कागज पे लिख दिया जाता है गिल्टी या नॉट गिल्टी। और आज भी अगर हम देखें अलीना, जो ये 25 लोग हैं जिनको सजाएं दी गई हैं, कहाँ हैं इनके फैसले? किस वजह से कुछ लोगों को 10 साल की कैद मिली, किस वजह से कुछ लोगों को 2 साल की कैद मिली, मुझे नहीं पता। क्या चार्जशीट है? होगी, हो सकता है चार्जशीट हो इनकी, लेकिन कहाँ है वो फैसले, कहाँ है? और जो बाकी चीजें हैं अलीना, वो भी रूल्स के मुताबिक जो केस सुनते हैं वो होते भी फौज के हैं, सर्विंग ऑफिसर होते हैं, मतलब कंप्लेनेंट भी फौज और जजमेंट भी फौज दे, एग्जीक्यूशनर भी फौज हो। और उसके बाद जो अपील की बात की जाती है बार बार कि अपील का भी हक होता है, उसमें भी जस्टिस आयशा मलिक कहती हैं कि अपील कोर्ट ऑफ अपील्स के पास जाती है। कोर्ट ऑफ अपील्स में कौन बैठता है? उसको हेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करते हैं। अब जब हम इस किस्म की बात करते हैं और तनकीद करते हैं कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, तो आगे से हमें कहा जाता है कि आप लोग तो चाहते ही नहीं है कि इन लोगों को कन्विक्ट किया जाए, आप लोग चाहते हैं कि इन लोगों को छोड़ दिया जाए। इसका भी जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर के अपने फैसले में दिया। उन्होंने बताया कि जितने भी पिटिशनर्स थे जो इस सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ थे, उनमें से किसी एक ने ये मुतालबा नहीं किया कि इनको आप छोड़ दें। वो भी ये कह रहे थे कि इनका ट्रायल करें, लेकिन आम अदालतों में करें, फौजी अदालतों में ना करें। मैं सिर्फ ये कहूंगी, क्योंकि आज बहुत 9 मई की बात हो रही थी, अगर किसी ने अपना केस 9 मई का खराब किया है तो वो रियासत ने किया है, क्योंकि आप कहते रहे हमारे पास ठोस सबूत है, लेकिन जब अदालतों में केस गए आपने ठोस सबूत नहीं रखे। दूसरी बात, आप कहते रहे आपके पास ठोस सबूत है, लेकिन आपने सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की कुछ लोगों की, जिनकी आपने हमें तस्वीरें दिखाई, बाद में उनको आपने प्रोसिक्यूट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। तीसरी चीज, ये चीजें ऑन द रिकॉर्ड है कि जजेस एंटी टेररिज्म कोर्ट के कह रहे हैं कि हम पे प्रेशर डाला जा रहा है। 2 जजेस ऑन द रिकॉर्ड है लाहौर हाई कोर्ट में, एक सरगोदा के एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज, एक रावलपिंडी के एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज, जो लाहौर हाई कोर्ट में बता रहे हैं कि जब हम 9 मई के केसेस सुन रहे थे तो हमें हरासा किया जा रहा था, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा था, हमें इंटिमिडेट किया जा रहा था। क्यों? कोई नहीं कह रहा कि आप इन लोगों को जो मुलविस हैं इनको छोड़ दें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन एक तरीके से। इस वक्त तो बल्कि रियासत चाहिए उसके अंदर कि आप माफी मांग लें तो हम जो है वो मामला ठीक हो जाएगा। क्यों माफी मांग लें? आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो मैं फिर से कहूंगी कि आज जो फैसला आया, अगर जो लोग इस मुल्क में जमहूरी निजाम को मजबूत देखना चाहते हैं उनके लिए तो एक अच्छा दिन नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आज की पेशरफ्त को ऐसे ही देखेगी और जो भी बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं या उस सिलसिले में जो पेशरफ्त हो रही है उसको कुछ गज पहुंच सकती है? अलिया, देखिए, मेरे ख्याल से जो पीटीआई का एक मुतालबा है कि इस पे आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं या इसकी तहकीकात करें, ये मुतालबा तो बिल्कुल ठीक है और इस पे यही होना चाहिए था। ये सिर्फ पीटीआई का मुतालबा नहीं, हम सब का है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि वाकई में कौन मुलविस थे या कौन नहीं थे। लेकिन इससे लग ये रहा है कि थोड़ा सा कैरेट एंड स्टिक अप्रोच हो रही है, बात भी चल रही है, लेकिन पीछे से केसेस भी जो है वो जल्दी जल्दी से निपटाए जा रहे हैं। आपके तज्जिए के मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक
जो आम अदालतों में भी चल रहा है, वो भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त केसेस। अब देखते हैं कि जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं कि मंडे को फैसला आता है या नहीं आता, अच्छा। उसको डिले कर दिया जाता है, लेकिन पीटीआई के साथ बातचीत होती है, लीडरशिप के साथ नहीं होती, ये एक अलग बात है। ये जो लोग हैं, क्या इनको एक फेयर ट्रायल मिला, ये सबसे एक अहम सवाल है आज पूछने वाला। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मज़हर साहब का तज्जिया, और फिर मजीद बात को आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बैकडोर राब्ते होने की खबरें हैं, दूसरी तरफ आज 9 मई के सिलसिले में जो मुलजमान थे उनको सजाएं भी मिली हैं। इसके ऊपर तज्जिया तबसरा हम कर रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, आप कैसे देखते हैं इन दोनों डेवलपमेंट्स को, और क्या समझते हैं ये असरअंदाज कर सकती हैं जो पीछे बातें चल रही थी उसको, या फिर वो मामला चलता रहेगा वैसे? देखिए, बिल्कुल कर सकती हैं। ये जो मुज़ाकरात के साथ ही ये फैसले आए हैं, मुज़ाकरात तो हम नहीं कह सकते, राब्ते हुए हैं, क्योंकि मुज़ाकरात तो अभी शुरू नहीं हुए। अभी तो ये राब्ते हैं, बैकडोर किस हद तक स्टोरी ऑथेंटिक है नहीं है मैं नहीं कह सकता। अंसार अब्बासी साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, आई होप कि स्टोरी बिल्कुल ठीक हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि नज़र ये आ रहा है कि मैसेज ये दिया जा रहा है कि जो भी मुज़ाकरात होंगे, इट हैज़ नथिंग टू डू विद May 9th, और यही लग ये रहा है कि जो मुकदमात हैं खान साहब के, जो अहम मुकदमात हैं, जिसमें शायद अभी 9 मई भी है, 190 मिलियन पाउंड्स का केस भी है, वो है। लेकिन इसमें अगर सज़ा हो जाती है, फ़र्ज़ करें खान साहब को सज़ा हो जाती है या बुशरा बीबी को सज़ा हो जाती है, वो है, तो पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर मुज़ाकरात को कंटिन्यू करना। और कुछ, क्योंकि इसमें अभी तक कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं हुए हैं जो लिए जाते हैं, नॉर्मली लिए जाते हैं, जिन पे संगीन मुकदमात नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। पॉलिटिकल डायलॉग में हमेशा ये होता है। फिर जो दूसरा फरीक है वो भी अपनी ज़बान को कंट्रोल करता है, बयानात देने ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे अभी तक एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ और उनके कुछ दीगर लोगों के सख्त लहजा अपनी जगह मौजूद है, वो कहीं ना कहीं कोई बयानात दे देते हैं। इसी तरह पीटीआई के अंदर भी है। तो लग ये रहा है कि दोनों चीज़ें चल रही हैं। अब इसमें अगर हम मुज़ाकरात फ़र्ज़ करें, मुज़ाकरात किस चीज़ पर होंगे? क्या PMLN अपने आप को इस पोजीशन में समझ रही है कि 2.5 साल बाद अगर मिड टर्म हो जाएंगे तो वो रिकवर कर जाएंगे और उस वक्त तक रिकवर कर लेंगे? तो जो ठोस चीज़ें हैं वो अभी तक सामने नहीं आई हैं कि मुज़ाकरात की बुनियाद क्या होगी, मुज़ाकरात किस चीज़ पर होंगे। ज़ाहिर है पीटीआई का एक मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को उनका मैंडेट लिया गया है। लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग, पीटीआई जब भी ये बात करेगी, मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये आएगा कि चलें फिर शुरू करते हैं 2018 से। अब यहाँ क्या पीटीआई कहेगी कि हाँ ठीक है 2018 से शुरू कर दें उसमें, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। फिर इसी तरह जब वो कहेंगे कि जी मुकदमात गलत बनाए गए हैं, जी कौन से मुकदमात बनाए गए हैं, हो सकता है बहुत से मुकदमात में हुकूमत कुछ नर्म मौक़िफ़ इख्तियार कर ले, लेकिन 9 मई के मामले में बिल्कुल भी लचक नज़र नहीं आती कि लचक दिखाई जाएगी। इसी तरह जो ये 190 मिलियन पाउंड्स का है, इसमें भी बज़ाहिर नहीं लग रहा उसके अंदर कोई चीज़। जो भी वो कहेंगे जी जो आप अदालतें जाएं, अदालतें खुली हैं, अदालतें अगर फैसला करती हैं तो वेल एंड गुड। तो फिर बातचीत क्या होगी? क्या मुस्लिम लीग नून ये कहेगी अच्छा ठीक है जी हम तैयार हैं 2.5 साल के लिए, 2.5 साल के बाद मिड टर्म करने में? क्या मुस्लिम लीग नून ये रिस्क ले सकती है 2.5 साल का? मुझे लगता नहीं है अभी तक फ़िलहाल। अब वो कोई अगले 1-1.5 साल में कोई बहुत ही इनकलाबी चीज़ें कर दें तो अलग बात है। तो मुझे ये मुज़ाकरात बहुत आगे जाते हुए लगते नहीं हैं, लग नहीं रहे मुझे। और जैसे जैसे फैसले आने शुरू करेंगे, और ज़ाहिर है पीटीआई के लिए तो सबसे बड़ा फ़ैसला बानी पीटीआई के हवाले से होगा। कोई किसी भी मुकदमे का फ़ैसला जिसमें बानी पीटीआई को सज़ा हो जाए, वो फ़ैसला उनके लिए सबसे अहम होगा। तो अगर ऐसा कोई फ़ैसला आता है तो फिर पीटीआई कैसे फिर जाके बैठेगी, कैसे नेगोशिएशंस आगे बढ़ेंगी? ये मुझे लग नहीं रहा कि चीज़ें, मुझे अभी भी ये लग रहा है कि ठीक है, बहुत ख़बरों के लिहाज तक तो बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिलेंगे, नवाज शरीफ भी तैयार हो जाएंगे,
वो भी होंगे। इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उसके जो जो ठोस चीज़ें हैं, उन ठोस चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और ख़ास तौर पे हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हुकूमत ऑलरेडी अभी दबाव में है, पीपल्स पार्टी से भी दबाव में है। किसी हद तक मौलाना फजल रहमान को वो न्यूट्रल करने में कोशिश कर रहे हैं कि न्यूट्रल हो जाए उसमें। तो पीटीआई के लिए तो, अपोजिशन के लिए कभी भी हैज़ नथिंग टू लूज। अपोजिशन के लिए तो ये है कि अगर चीज़ें आगे बढ़ती हैं वेल एंड गुड, नहीं है तो हम हमारा जो है एहतजाज चलता रहेगा। ये जो आपने जो बात की नवाज शरीफ वाली, इसी नुक्ते को आगे बढ़ाते, टाइम हमारे पास चूंकि कम रह गया, तो मैं चाहूँगी सब अब थोड़ा थोड़ा मुख्तसर कर लें अपने जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको। फ़खर आप कहिएगा, नवाज शरीफ वाली जो बात है और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब आमादगी सॉर्ट ऑफ उन्होंने जाहिर कर दी है या कर देंगे इमरान खान से बात करने के लिए, क्या आपको लगता है कि ये कुछ हमवार कर सकती है रास्ता सियासी इस्तेहकाम के लिए या डायलॉग के लिए, या फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल अलीना, देखें नवाज़ शरीफ हो या जो इवन पीपल्स पार्टी की भी लीडरशिप के हवाले से मेरी इतला यही है कि सब यही चाहते हैं कि ये जो सियासी तौर के ऊपर अदम इस्तेकाम है या जो इंतशार की सियासत है ख़ास तौर के ऊपर पीटीआई की, ये मज़ीद अब इसका सिलसिला रुकना चाहिए। तो इसलिए इनके साथ किसी न किसी लेवल के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इमरान खान ये इसको करेंगे, ख़ास तौर के ऊपर जिस तरह ये मज़हर अब्बास साहब भी कह रहे हैं कि आगे जो केसेस की सज़ा होनी है या जो उसका फ़ैसला होना है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। देखें एक चीज़ तो पहले मैं ज़रा वो जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात करना चाह रहा था। देखें ऐसा नहीं होता, ये जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि वो गिल्टी नॉट गिल्टी वाला एक सिंपल पेज पे थमा दिया जाता है और फैसला हो जाता है। इसमें भी चाहे वो सिविलियंस हों या फ़ौजी हों जिनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होता है, उसको बाकायदा दिफा का हक़ दिया जाता है। आप वो जो चाहते हैं, जो मुल्ज़मान होते हैं, उनको मिलिट्री की तरफ से कोई वकील दिया जा सकता है या वो सिविलियंस अपनी मर्ज़ी का या चॉइस का भी वो कर सकते हैं। और उसमें पूरा ना सिर्फ ये कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, सब कुछ होता है, जिरा होती है। ऐसा ये जो एक इंप्रेशन दिया जाता है कि बस वो सुना और फौरी तौर के ऊपर फैसला दे दिया गया। एडिशनल भी इनके पास 2 अपील्स के वो होते हैं कि आपके पास जो एपलेटिक जो वो होता है पहले बेंच से मिलिट्री कोर्ट के अगर वो फैसला आ जाता है, फिर दूसरे के पास अपील और फिर उसके बाद आर्मी चीफ, फिर एडिशनली हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। ये जो एक इंप्रेशन जो जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने भी ये वो किया। उसके बाद देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ब्रिगेडियर राजा रिजवान का फैसला हुआ था, मिलिट्री कोर्ट ने उसको सज़ाए मौत दी थी। 2019 में उसके ख़िलाफ़, उस सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। वो अभी तक उसका फ़ैसला नहीं हुआ। आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि हमारी जो सिविलियन कोर्ट्स हैं वो कितनी ज़्यादा जो है वो जल्दी से फ़ैसले करती हैं। बहरहाल ये जो आगे इसके हवाले से मैं समझता हूँ कि ये मिलिट्री कोर्ट के हवाले से तो जो भी होगा, लेकिन ये जो इमरान खान का इसके मुज़ाकरात के हवाले से और नवाज़ शरीफ की गो अहेड देने के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि वो तो लीडरशिप पहले से ही इनकी, ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ, और मेरी तो इतला ये है कि सदर जरदारी साहब भी मुज़ाकरात के हक़ में हैं। लेकिन जो आज ISPR की प्रेस रिलीज़ में एक अहम सेंटेंस जो मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम है, वो ये है कि 9 मई के मास्टर माइंड का जब तक कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता या उनको ये जो इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जा सकता, तब तक 9 मई का कोई इंसाफ नहीं हो सकता। तो उसमें अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि ये कोई आगे इमरान खान के लिए कोई रास्ता खुल सकता है। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, अगर ये कहा जा रहा है ISPR की तरफ से कि पॉलिटिकल टेररिज्म है, तो क्या इस जो डिटेल्स हैं सारी की सारी मुजरिमान की, इनको शफाफ नहीं होना चाहिए और सामने नहीं आना चाहिए? देखिए अलीना, ये जो फैसले आएंगे और जब फिर आगे हाई कोर्ट में जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये इवन हमारी जो सिविलियन अदालतें होती हैं उसमें भी फैसला जो शॉर्ट जजमेंट जो होती है वो सुना दी जाती है, उसके बाद डिटेल जजमेंट्स तो कई महीने भी लग जाते हैं बाज़ औक़ात। तो ऐसा नहीं, ये जो एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि वो एक कागज़ के ऊपर या उसमें शफाफियत नहीं होती। अगर ये शफाफियत ना हो तो आगे हाई कोर्ट्स में मेनटेन ही ना हो सकें ये फैसले, और फौरी तौर के ऊपर उनको जो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है गैर आइनी या गैर कानूनी करार दे दें। तो ये शफाफियत का मामला जो है कि ये इसके हवाले से जो तफसीलात होती हैं कि किस किस का ट्रायल हो रहा है, वो मेरा ख्याल है ऑलरेडी हो चुका है। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बेनज़ीर, मुज़ाकरात की बात हो रही थी अलीना, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि इस वक्त इससे ज़्यादा अहम कि किससे बात हो रही है, किससे बात नहीं हो रही, बात इस पे होनी चाहिए कि किस चीज़ पे बात हो रही है।
ये ज़्यादा अहम है। और इस वक्त पीटीआई के पास एक बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि दूसरी सियासी जमातों को शामिल करें, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को शामिल करें, एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स बनाएं और फिर जाके हुकूमत के सामने रखें, क्योंकि इस वक्त और बहुत से मसाइल हैं इस वक्त मुल्क में, बहुत से गैर आइनी इकदाम ये हुकूमत ले रही है, जो हाइब्रिड निज़ाम है वो ले रहा है, जिसको रोकने की ज़रूरत है। तो आप सिर्फ ऑपोजिशन अपने लिए ना करें, मुल्क के लिए करें। अगर आप वाकई में अभी खबर दे रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ लिस्ट ऑफ डिमांड्स भी बनाई है, लेकिन वो साथ ये कह रहे थे कि कुछ इस तरह के इशारे मिलते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना स्टांस ज़रा वो किया है, लचक दिखाई है या फिर नर्म किया है। ट्विटर की वो मिसाल दे रहे थे, लेकिन क्या आप इससे अग्री करती हैं? ट्वीट्स तो हम देख रहे हैं बड़ी सख्त हो रही हैं। नहीं, ये ट्वीट्स तो अलीना पहले भी नहीं होनी चाहिए थी। आप तनकीद कर सकते हैं, इस तरह पर्सनल किसी के खिलाफ वैसे भी नहीं होना चाहिए। जहाँ तक लिस्ट ऑफ डिमांड्स है, मुझे नहीं पता पीटीआई की लिस्ट ऑफ डिमांड्स क्या है, लेकिन उनकी एक हिस्ट्री रही है कि उनकी सियासत सिर्फ अपने बारे में होती है और अपने रिलीफ के लिए होती है। इरशाद भट्टी साहब, क्या ये भी सारा का सारा जो मामला घूमेगा ये इमरान खान साहब को छोड़ने के गिर्द ही घूमेगा फिर? और क्या ये मुमकिन भी है कि इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाए इन मुज़ाकरात के नतीजे में, या अगर बात आगे बढ़ती है तो इसके नतीजे में? तो क्या मुझे रिलीफ मिलना चाहिए था या मेरे रिलीफ के लिए बात हो रही है सारी? यानी क्या मासूम सवाल है आपका, पहली बात। दूसरी बात, बेनज़ीर साहिबा से मैंने ये पूछना था कि किस पार्टी की सियासत अपने इर्द गिर्द नहीं घूमती या अपने मफाद के इर्द गिर्द नहीं घूमती? अगर पीटीआई की सियासत पीटीआई के इर्द गिर्द घूम रही है, कौन सी पार्टी है जो आलम इस्लाम की इस वक्त अलम लेके चल रही है? या कौन सी पार्टी है जो कहती है कि सानू छड्डो? यानी ये पीडीएम थे ना, इमरान खान जब इक़्तिदार में थे तो शहबाज शरीफ कहाँ जाते थे, ख्वाजा आसिफ कहाँ जाते थे, मौलाना साहब किससे डील करते थे, जरदारी साहब कहाँ जाते थे, बिलावल भुट्टो कहाँ जाते थे? कौन सी पार्टी मुझे बताएं जो अपने मफाद या अपने आकाओं के मफाद या अपनी ज़ाती चीज़ों से आगे निकलती है? तो स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से पहले ये सोच लें कि कोई पार्टी है हमारे मुल्क में इस वक्त जिसका कोई अपना मफाद के अलावा कोई बात होती हो? आज भी जो हुकूमत है वो क्या कर रही है? अच्छा, अब आ जाइए, मौलाना साहब और हुकूमत में ब्रेक थ्रू आलमोस्ट हो चुका है, एक आध दिन में उसकी खबर आ जाएगी। आपने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर, इस पर इमरान खान साहब एक कदम पीछे हटे हैं और उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि ये नाकाबिले अमल चीज़ें हैं तो इस पर मुझे कन्विंस कर लें। तो वो बात एक कदम पीछे हटे हैं। हुकूमत को क्या मिला है और पीटीआई को क्या मिला, ये अभी सवाल हुआ था। अभी बहुत सारे, मैंने जैसे कहा है ना कि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अभी बड़ा क्रिटिकल लम्हों पे है। मैं उस तरह नहीं करना चाहता जिस तरह फ़ख्र ने कहा कि सारे ही एग्री कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान जो है ना वो बहुत बड़ा अजीबोगरीब आदमी है, वो सारों को कर रहा है और पता नहीं होने भी हैं कि नहीं। मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन होने भी नहीं। हुकूमत को क्या मिला है? हुकूमत का मैंडेट तस्लीम होगा, मुल्क चलेगा, मईशत और दहशतगर्दी के पीछे सारे खड़े होंगे और बड़े बड़े लोगों के ख़िलाफ़ या बड़े जो शख्सियात के ख़िलाफ़ या अहम ओहदेदारों के ख़िलाफ़ ट्रेंड नहीं चलेंगे, या गालम गलूच रुकेगी, या टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिलेगा? सियासी स्पेस वापस मिलेगी, आसानियाँ हो जाएंगी, सारी ये क्रैकडाउन, गिरफ्तारियाँ, ये मुकदमे रुकेंगे और इमरान खान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनकी मरहला दर मरहला उनके लिए आसानी पैदा होगी। तो ये इस वक्त इस वक्त है। आगे अगले लम्हे क्या हो जाता है ये अभी किसी को नहीं पता। ऑफ कोर्स। अच्छा, पहले बेनज़ीर से जवाब ले लें, फ़ख्र के पास जाते हैं। बेनज़ीर प्लीज़ मुख्तसर रखिएगा। एक मिनट ललीना, ब्लूप्रिंट तो है माजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का है, बड़ी सियासी जमातें बैठी और उन्होंने बैठ के एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स तैयार की। तो ऐसा नहीं है कि पीटीआई जो होगी वो पहली कोई सियासी जमात होगी जो ऐसा काम करने जा रही होगी, और उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग डिबेट है। लेकिन एक बड़ा अच्छा एक फ्रेमवर्क बना, एक ब्लूप्रिंट है सियासी जमातों के सामने कि अगर वो बैठ के अपने जो मफादात हैं, अपनी जो मैं की सियासत है उससे बाहर निकल के मुल्क का सोचें तो वो इस तरह की डिमांड्स रख सकते हैं हुकूमत के सामने। और जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, मकबूल तरीन सियासी जमात है, इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप मुल्क के लिए रूल ऑफ लॉ में वाकई में यकीन रखते हैं।
मैं सब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें पीटीआई को इस हवाले से रिलीफ मिलता है, जो कि मिलना चाहिए, लेकिन पीटीआई का रिलीफ पीएमएलएन के लिए कैसे बेहतर होगा या वाइसी वर्सा। मैंने तो ये कहा कि ऑपोजिशन हैज नथिंग टू लूज। ऑपोजिशन की बातें मानी जाती हैं, वेल एंड गुड, नहीं मानी जाती तो उनका एहतजाज। फॉर एग्जांपल अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो कहां से हुकूमत को इसका फायदा होगा, राइट? मैं यही तो बात कह रहा हूं। मैं आपसे ये और क्या बात कह रहा हूं? बिल्कुल सही बात है। क्या पीटीआई की डिमांड में इमरान खान की रिहाई या मुकदमे का जल्द फैसला नहीं शामिल होगा? यकीनन शामिल होगा। क्या पीटीआई की डिमांड में अपना 8 फरवरी का मैंडेट वापस लेना नहीं शामिल होगा? बात ये चीज़ कामयाब होती है नहीं, वो अलग बात कह रहे हैं। इवन फर्ज करें जो मीटिंग पॉइंट हो सकता है कि जी चले 2.5 साल बाद 2027 में, जैसे भट्टी साहब कह रहे थे, 2027 में मिड टर्म इलेक्शन करा दें, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो क्या मुस्लिम लीग नून के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुस्लिम लीग नून कि वो ग्राउंड बना पाएगी। तो ये जो सिचुएशन है, अगर, और दूसरी बात ये कि अगर इसके दौरान इमरान खान को सजा हो जाती है तो फिर पीटीआई सजा के बाद मुज़ाकरात में कैसे बैठेगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, उससे मुतालिक भी भट्टी साहब बड़ा कवि इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि अभी मौखर हो सकती है, उसके ऊपर मैंने जाके उनसे बात करनी है, पर मैं चाहती हूँ आप लोगों के पॉइंट ज़रा पहले आ जाए। फ़खर, मैं एक जो मौलाना फजलुर रहमान और कल वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है उसके हवाले से जो मेरी इतलात हैं कि दोनों के दरमियान मामलात तय हो गए हैं और फैसला ये हुआ है कि हुकूमत एक नया बिल, उसमें नई तरमीम लाएगी जो कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से 2 निज़ाम जो है वो उसको अलाउड कर दिया जाएगा। एक तो वो जो रिलीजियस एजुकेशन के अंडर जो रजिस्टर होना चाहते हैं मदारिस, उनको भी हुकूमत अलाउ कर देगी, और जो मौलाना फजलुर रहमान प्रपोज़ कर रहे थे सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाला, वो भी। तो ये दोनों जो उसका तरीक़ाकार के लिए एक नई तरमीम ला के मौलाना फजलुर रहमान इस पर राज़ी हो गए हैं, और इस हवाले से शायद आने वाले दिनों में कोई इस पर जो हुकूमत तरमीम पेश कर देगी ऐवान में। और इसमें फिर जॉइंट सेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? अच्छा, मतलब नया बिल आ जाएगा ऑल टुगेदर? जी, उसमें नई तरमीम के साथ। अच्छा, ये आप हमें खबर दे रहे हैं, और इसके ऊपर फिर बात भी होनी चाहिए आगे जाकर जब ये टेबल होगा कि हुकूमत ने फिर हासिल क्या किया इतनी लंबी उससे। भट्टी साहब, आपने भी हमें बताया था इससे पहले, आप टेंशन ना लें, आपकी तरफ आ रही हो। भट्टी साहब ये बता दें। मैं बड़ा खुश हो रहा था, नहीं फ़खर ने बताया। आज तो मैं खुश हो रहा था कि शायद पुरानी बातें आप याद नहीं रखती। तो पता नहीं क्या खा के आए भट्टी साहब, मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ कीप इट अप मैडम शेख, कीप इट अप। ये फ़खर ने बताया, मैंने छोड़ दें फ़खर। अच्छा, मासूम आदमी देखो साथ बैठा, कहता भट्टी साहब ने क्या कहा था। अच्छा ठीक है, वो तय मैं डिटेल्स बता रहा हूँ कि क्या नए मुझे भी पता थी, लेकिन चूंकि टॉपिक नहीं था आज, टॉपिक मौलाना साहब का नहीं था, इसलिए इतना ही बताना चाहिए था, लेकिन फ़खर ने बताया है। ये मैं आपकी बात, चले आप दोनों भाई आपस में तय कर लें, भट्टी साहब को दे दें। नहीं, आप दोनों भाई आपस में तय कर लें क्या हुआ। भट्टी साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें। गरीबों ने क्या तय करना है मैडम शेख, हम गरीब लोग हैं, हमने क्या तय करना है? भाई आपस में तय कर लें किसका क्रेडिट किसका नहीं, किसको चाहिए। अभी भी कहती है कि आप दोनों भाई आपस में तय कर लें। वाह सर, मैं और क्या कहूँ सर, मेरे तो सवाल का जवाब दे दें सर आप, मैं खुश हो जाऊंगी। जय हो सर, मेरे सवाल का जवाब दे दे, मैं खुश हो जाऊंगी सर। मुझे ये बताएं, आपने अभी कहा कभी इम्कान है कि 190 मिलियन पाउंड की जो सजा है वो मौखर हो जाए, सुनाना, फैसला सुनाना मौखर हो जाए, राइट? भट्टी साहब, अगर ये होता है और इसके नतीजे में फिर खान साहब आगे जाकर आपके मुताबिक ज़रा मामला हल भी कर लेते हैं, मुज़ाकरात भी बाकायदा शुरू हो जाते हैं, कोई लेट से उनको रिलीफ भी मिल जाता है, तो सर ये फिर तो खान साहब उन्हीं की सफ़ में नहीं खड़े हो गए जो बाकी लीडरान जिनके ऊपर वो ताने देते थे, उन्होंने डील कर ली, उन्होंने सब कुछ कर लिया, खान साहब ने फिर अपना केस भी नहीं भुगता जो आपके मुताबिक सबसे मजबूत केस है। कौन सा मजबूत केस? सर 190 मिलियन। नॉट एट ऑल, मैंने कभी भी नहीं कहा। जब नए फैक्ट्स आ गए, मैं तो कहता हूँ ये एक, मुझे हैरत होगी कि अगर इमरान खान को नए जो जितने भी शवाहिद आए हैं उनके मुताबिक अगर कोई जितनी सज़ा सुनी जा रही है, अच्छा, कि 10 साल या 14 साल जो सज़ा सुनी जा रही है वो होगी। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड केस, पैसे वापस मिल जाना फैक्टर, और काबीना तहफ़्फ़ुज़ फैक्टर, ठीक है, और फिर दोबारा से खोल के चलाना फैक्टर, और फिर
कोई ज़ाती फ़ायदा, ज़ाती माली फ़ायदा ना लेना फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर हैं, खैर इस पर बहुत सारी बात बाद में हो सकती है। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या वो भी उन्हीं के सफ़ में खड़े हो जाएंगे इमरान खान, बिल्कुल भी नहीं होंगे उन्हीं के सफ़ में खड़े। इमरान खान साहब, पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने साबित किया कि वो जेल काट सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उनको जब अटक जेल में या अडयाला जेल में डील की ऑफ़र की गई, या जब वो ढील की ऑफ़र की गई, उन्होंने नहीं कबूल की। हमेशा वो एक बात करते आए हैं और करते हैं कि मुज़ाकरात कर सकते हैं मुल्क के लिए। तीसरी बात ये कि अभी ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें एक क्या उसको कहते हैं कि अभी इब्तदाई सतह पे है। इसका रंग आखिरी जो एक नतीजा निकलेगा, अगर वो नतीजा आपकी तरफ निकलेगा तो फिर इस पे बात कर लेंगे कि NRO है या डील है या ढील है। अगर वो नतीजा कुछ और निकलता है, चीज़ें कोई ऐसी मफामत होती है या सारे फ्री कैन उस पर मिल के कहते हैं तो वो भी कर लेते हैं। और चौथी बात ये भी ज़हनों में रखिएगा कि केसों की नोयत भी देख लीजिएगा कि इमरान खान पे कितने केस हैं और वो कितने केसों से निकल गए हैं और वो कितने क्यों अंदर हैं, हुकूमत को आपके ख्याल में क्या बेनिफिट होगा इससे? मैडम शेख 101 मरतबा था, मैं मज़हर साहब की दूसरी मरतबा बात सुन रहा था और हैरान हो रहा था कि लगता है मज़हर साहब ने पहली दफ़ा बात नहीं सुनी थी कि वो कह रहे थे कि क्या क्या मिलेगा। देखिए ये अभी तो पहली बात है कि अभी मैं हालांकि कह देना चाहिए कि चलो रहने दे कि मैं हैरान हो रहा था कि क्या सबसे बड़ा हुकूमत का क्या है कि मैंडेट मान लिया गया हुकूमत का, मुल्क चलेगा, मईशत चलेगी, दहशतगर्दी का होगा। और अगला ऐसा एक आपको बता दूं कि ऐसा मरहला आएगा कि जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई एक जमात अगले इलेक्शन के बाद भी हुकूमत बना लेगी, या बहरहाल तो खैर वो छोड़ दीजिए। और इनको क्या मिलेगा? सियासी स्पेस मिलेगी, आसानियाँ मिलेंगी, इमरान खान की ज़ाहिर है मरहला दर मरहला वापसी आएगी। और इसमें ट्रम्प फैक्टर भी शामिल कर लें, इसमें मईशत फैक्टर भी शामिल कर लें, इसमें आने वाले हालात फैक्टर भी शामिल कर लें, इसमें घर को दुरुस्त करना फैक्टर भी शामिल कर लें, इसमें सारे फ्री कैन की इस बात पे रजामंदी भी शामिल कर लें कि यार सारों ने वेख विखा लिया है, अब ज़रा बातचीत कर लें। खान साहब की ज़मानत कौन देगा सर? मुझे कहा जा रहा है और मैं आपने क्या फैसला किया? अभी नीचे जाके मैं ये भी फ़खर ने बताया है, अंसार भाई ने बताया, फ़खर ने बताया, तो भट्टी साहब की ज़मानत कौन देगा? नहीं, जिंदगी में इसी तरह ऑप्टिमिज्म का शिकार होना चाहिए। नहीं ये सीरियस सवाल था भट्टी साहब, बता दें खान साहब के ऊपर कोई अभी एतबार करने को तैयार नहीं। इवन जो खबर आ रही है, भट्टी साहब ने एग्रीमेंट करवा दिया यार, भट्टी साहब ने लग मुझे ऐसे ही रहा है, इसीलिए मैं बड़ी तजस्सुस में हूँ। भट्टी साहब ने बता भी दिया 190 मिलियन ये वो सब कुछ, और क्या क्या आगे जाके कौमी हुकूमत की तरफ भी भट्टी साहब ने इशारा कर दिया। भट्टी साहब जमानत कौन दे रहा है खान साहब की? क्या जमानत है? अभी क्या बता रही थी, खबर आ रही है, अभी क्या कह रही थी, खबर आ रही है? आपने बताया है सर, खबर आ रही है, आपको पूरा पूरा क्रेडिट देते हैं, इसका टेंशन नहीं लेनी है आपने, बस इतना बता दें सर, इतना बता दें बस, मुझे इतना सा बता दें, मुझे फिर प्रोग्राम क्लोज करना है। बड़ी देर से मुझे कहा जा रहा है सर, खान साहब की जमानत कौन देगा कि बाहर आके सारी मुज़ाकरात ये वो करके खान साहब उसके ऊपर टिक जाएंगे और मान जाएंगे और फिर हटेंगे नहीं उससे? मैडम शेख फिर आपने मुझे नहीं सुना गौर से, क्योंकि आप उस वक्त नीचे चली जाती और सारे मैसेजेस का जवाब देती हैं जो आपको सारे दिन में आए होते हैं जब मेरा तजिया शुरू होता है। मैंने ये कहा था कि मैडम शेख आपके पास है माइक, आप मुझे कहती हैं कि ज़रा मुख्तसर करके बोला करें पहला, ताकि आगे डिबेट हो सके। मैं मुख्तसर नहीं बोलता, आप दरमियान में काट देती हैं। तो इमरान खान साहब को अगर ये मरहला दर मरहला सारा आगे थ्रू हो गया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिससे इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मसला बताऊं क्या है भट्टी साहब, मैं आपको हमेशा कहती हूँ सर आप मुख्तसर करके बोले, आप कभी मुख्तसर करके बोलते ही नहीं है। एग्जैक्टली मसला यही है और इसीलिए इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है। बट चले आगे चल के देखते हैं, कुछ इशारे दे रहे हैं हमारे तजियाकार कि अगर इस तरह से मामला टर्न आउट किए तो फिर ये इशारा होगा कि बात बन रही है कि बात नहीं बन रही है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।